रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन, एपिसोड 22। अब तक सामने कोई और नहीं, सानिया थी, और वह इंसान जो विक्रम को लाया था वह वही वेटर था, जॉय, जिसने विक्रम को ड्रिंक पिलाई थी। जॉय विक्रम को बिस्तर पर लिटाता है, साइड में सानिया के पास जाता है और उसे दीवार से चिपकाकर चूमने लगता है। एक हार्श और डीप किस के बाद दोनों बेकाबू हो जाते हैं और सानिया उस लड़के की गर्दन पर हाथ घुमाते हुए तेज तेज सांसें लेते हुए तीखे स्वर में कहती है, कंट्रोल जॉय बेबी, आज की रात तुम्हारी नहीं है, आज की रात तो मेरी और मेरे विक्रम जी की है। इतना बोल सानिया जोर जोर से हंसने लगती है, एक उन्मादी क्रूर हंसी। वहीं जॉय सानिया की बॉडी पर अपनी बॉडी प्रेस हुए हंस की आवाज में कहता है, आह सानिया, ठीक है, जैसा तुम कहो, और कल की तुम्हारी रात मेरी होगी। सानिया उसके होंठों को चुंबन करते हुए, बिल्कुल, अच्छा, अब तुम निकलो यहाँ से और देखना कोई भी इस फ्लोर पर आने न पाए। उसकी बात पर जॉय वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब आगे अन्य देशीय पार्टी हॉल में माहौल अपने चरम पर था। हर कोई जश्न में डूबा था, इसलिए सानिया के जाने पर किसी का ध्यान नहीं गया। उधर स्टेज पर शान अलग अलग लड़कियों के साथ खुलकर और चिपक कर डांस कर रहा था। उसने काफी ड्रिंक कर रखी थी और उसके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब उसे क्या पता था कि शायद यही उसकी आखिरी मुस्कान हो। खैर, केएसआर एक कोने में खड़े अपनी जलती हुई नजरों से शान को देख रहे थे। तभी उनके फोन पर एक मैसेज की बीप हुई और उनका ध्यान शान से हटकर अपने फोन पर चला गया। मैसेज मायरा का था, जिसमें लिखा था, क्या बात है डैड, बड़े गौर से देख रहे हैं अपनी पहली बीवी के नाजायज बेटे को। क्या आपको उसका थोबड़ा अच्छा नहीं लग रहा डैड? नो वरी, बस कुछ पल और बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि उसे लेने के लिए गाड़ी निकल चुकी है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगी वहां। मैसेज पढ़कर केएसआर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उनकी आंखें चमक उठी और वैसी ही चमक मायरा की आंखों में भी थी। कुछ समय बीता होगा कि केएसआर का फोन फिर से बीप हुआ। मैसेज बाहर खड़े एक गार्ड का था, जिसमें लिखा था, सर, यहाँ कमिश्नर सर आए हैं और उनके साथ पुलिस फोर्स और कुछ और लोग भी हैं। वो अंदर आने के लिए कह रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें अंदर आने दूं? केएसआर ने मैसेज पढ़कर पलक झपकाए बिना जवाब दिया, किसी को रोकने की कोई जरूरत नहीं, सबको आने दो और साथ में मीडिया को भी मैसेज भेज दो। इतना लिख वह गेट की तरफ देखने लगे। गार्ड ने कहा, ओके सर। पार्टी के एंट्री गेट से 1 मिनट के अंदर ही कमिश्नर और उनके साथ एक पुलिस टीम और कुछ और लोग अंदर आते हैं। पहले तो किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, पर उन्हें लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। धीरे धीरे पार्टी में मौजूद हर शख्स की नज़र पुलिस पर चली जाती है और सब धीरे धीरे चुप होकर एक साइड होने लगते हैं। इतने में ही डीजे स्टेज का म्यूजिक भी बंद कर देता है। उधर नशे में धुत शान जो स्टेज पर डांस कर रहा था, अचानक म्यूजिक रुकने से इधर उधर देखकर कहने लगा, अरे, म्यूजिक किसने बंद किया? म्यूजिक चलाओ, आज मेरा बर्थडे है, आज शान राठौर का बर्थडे है, आज बर्थडे है कुश सिंह राठौर के बेटे का, मतलब मेरा, म्यूजिक चलाओ। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता, जबकि सबकी हैरान नजरें उस पर चली आई थी। कमिश्नर सर देखती है कि पूरा हॉल शांत हो गया है, तो केएसआर को देखकर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, मिस्टर राठौर, हम यहाँ मिस्टर शान और उनके दोस्तों को अरेस्ट करने आए हैं, उनके खिलाफ हमारे पास कंप्लेन है। इतना बोलकर कमिश्नर सर पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर को सबको को पकड़ने का इशारा करता है। वहीं पूरे राठौर फैमिली और सहाय फैमिली उनकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। साथ में पार्टी में आए सारे लोगों को भी अचानक ये क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले ही पल कमिश्नर की बात सुनकर उनके साथ आए सारे ऑफिसर जल्दी ही पूरे हॉल में फैल जाते हैं और शान के दोस्तों को पकड़कर हथकड़ी लगाने लगते हैं, जिससे वो सब छटपटाने लगते हैं। तो पुलिस वाले उन्हें 1-2 मारकर शांत करा देते हैं। वहीं 2 ऑफिसर जल्दी जाकर शान को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ में हथकड़ी लगाते हुए कहते हैं, चलो हमारे साथ। शान, जो अभी भी खुद को कहीं का राजा समझ रहा था, पहले उसे एक पल में कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वह खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाया, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे साले, छोड़ मुझे। शान के मुंह से गाली सुनकर वो पुलिस वाला उसके कान पर जोर से एक मारता है, जिससे शान का सारा नशा 1 मिनट में उतर जाता है।
और वो पुलिस वाले उसे घसीटकर लाकर उसके और दोस्तों के साथ खड़ा कर देते हैं। कुछ पल में ही पूरे पार्टी हॉल का मंजर बदल गया था, जहां एक तरफ 7 से 8 लोग, जिसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के थे, उनके हाथ में हथकड़ी लगी थी और वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और पुलिस सबको बड़ी सख्ती से पकड़े हुए थी। और दूसरी तरफ पूरे पार्टी में मौजूद लोग खड़े थे जो अभी भी हक्का बक्का थे, पर जल्दी ही सब अपने अपने शौक से बाहर आते हैं और आपस में फुसुर फुसुर करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी बातों का शोर तेज होने लगता है। राम जी, मायरा के दादाजी, जब ये सब देखते हैं तो आगे आकर कमिश्नर के सामने खड़े होकर अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, ये सब क्या है कमिश्नर? तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुमने मेरे पोते और उसके दोस्तों को क्यों पकड़ा? उसने क्या किया है? किस गुनाह की बेस पर तुमने मेरे पोते को हथकड़ी लगाई है? शान के दोस्तों के पेरेंट्स भी राम जी को देखकर जल्दी से आ जाते हैं और कमिश्नर सर से कहने लगते हैं कि उनके बच्चों को क्यों पकड़ा। उनके बच्चे तो बहुत सीधे सादे हैं, आखिर वो उन मासूम बच्चों को कैसे पकड़ सकते हैं? ये गलत है। जब कमिश्नर सर सबको एक साथ बोलते देखती हैं तो उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, देखिए, शांत हो जाए आप सब। आप सभी को यही तो जानना है ना कि मैंने आपके बच्चों को क्यों अरेस्ट किया है। तो सुनिए, आपके बच्चों के ऊपर मर्डर, हैरेसमेंट, रेप, रैगिंग, ड्रग और ऐसे ही बहुत से इल्ज़ाम हैं जिनके बिना पर मैंने आपके बच्चों को अरेस्ट किया है। और अगर आपको इससे ज़्यादा परेशानी है तो आप पुलिस स्टेशन आ जाना। सब ये सुनकर अपनी जगह पर सन ही रह जाते हैं। खासकर मायरा की फैमिली को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या और शान ऐसा कैसे कर सकता है। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि शान ने ये सब किया होगा। पर मनीष का तो फेस पीला पड़ गया था ये सब सुनकर। वह एक नज़र शान को देखता है जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, फिर वह केएसआर को देखता है जो चुपचाप एक जगह खड़े थे। मनीष अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उस पल में उसे समझ आ गया कि ये सब जरूर केएसआर ने किया होगा। दीपा जी आगे आते हुए कहती हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं कमिश्नर सर? आप ऐसा बोल भी कैसे सकती हैं? शान कितना मासूम और संस्कारी बच्चा है। अरे, वह हमारे घर का बच्चा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है आपको ज़रूर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। आप प्लीज़ जाए और पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फिर आइए। आप ऐसे ही किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं। गीता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ इंस्पेक्टर, दीदी सही कह रही हैं। अरे, शान हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। अरे, वो तो लड़कियों की भी बहुत इज्जत करता है, वो घर में सबको बहुत मानता है। आप उस पर रेप, मर्डर जैसे इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं? शान के फ्रेंड की फैमिली भी अपने अपने बच्चों के लिए बोलने लगती है। वही शान और उसके फ्रेंड्स की तो हालत खराब ही हो गई उन सारे इल्ज़ामों को सुनकर। और जब वो अपनी फैमिली को अपने लिए बोलते देखता है तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो सब भी कहने लगते हैं, हमने कुछ नहीं किया मॉम, हमें फंसाया जा रहा है डैड। बच्चों, हमें किसी ने जानबूझकर फंसाया है। अरे, सब इसलिए जलते हैं कि मैं कुश सिंह राठौर का बेटा हूँ, इसलिए किसी ने अपनी दुश्मनी मुझसे निकाली है। शान के फ्रेंड, हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। अरे, हम तो सारी लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं और हम ड्रग तो आज देखे भी नहीं। शान केएसआर को देखकर, डैड डैड बोलिए ना इनसे, ये हमें छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया डैड, प्लीज़ मेरी बात का भरोसा कीजिए डैड, मैं इनोसेंट हूँ, ये सब मिले हुए हैं, कोई आपके कमज़ोर बनने के लिए मुझे फंसा रहा है डैड। अरे, आपको तो पता है मैं ऐसा कभी नहीं करता, आप कुछ बोलो ना। मनीष भी कमिश्नर को देखकर बोलता है, देखिए सर, मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। शान कुश भाई का बेटा है और आपको क्या लगा है कि कुश भाई का बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? मनीष की बात सुनकर केएसआर अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। वही कमिश्नर सर मनीष को देखकर कहती हैं, देखिए मिस्टर राठौर, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन किसका बेटा है और कौन किसकी बेटी, समझे आप? हमारे लिए क्राइम का मतलब क्राइम और क्रिमिनल का मतलब क्रिमिनल होता है। मनीष उनकी बात सुनकर चुपचाप अपने दांत पीसकर रह जाता है। फिर कमिश्नर सबको देखकर कहती हैं, आप सबको लगता है कि आपके बच्चे बहुत मासूम हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास आपके बच्चों की करतूतों के सारे सबूत हैं।
मेरे पास लिखित 50 से भी ज्यादा कंप्लेन है, ये देखिए। इतना कहकर वह कंप्लेन राठौर फैमिली और शान के फ्रेंड की फैमिली को दे देती है। कमिश्नर, और इतना ही नहीं, आपके ये मासूम बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाली सीधी सादी लड़कियों का रेप करते हैं, उनकी रैगिंग करते हैं, फिर उनकी वीडियो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, और जो लड़की इनकी बात नहीं मानती उन्हें ये सब मिलकर मार देते हैं, और कुछ तो खुद सुसाइड कर लेती हैं। और सीधे सादे कमज़ोर लड़कों को ये लड़कियां परेशान करती हैं, फिर उन्हें धमकाती हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये उनके ऊपर हैरेसमेंट का केस कर देगी, उनकी लाइफ बर्बाद कर देगी। इतना बोलकर कमिश्नर रुकते हैं, फिर सबको एक गुस्से भरी नज़र से देखकर कहती है, अभी तक 20 से ज़्यादा लड़कियों और लड़कों ने सुसाइड किया है आपके इन घटिया बच्चों की वजह से, और 8 से 10 लोगों को आपके बच्चों ने मार दिया है। ये लोग कॉलेज में ड्रग रैकेट चलाते हैं और ये सारे ड्रग एडिक्ट हैं। अभी तो हमें इतने ही सबूत मिले हैं और न जाने क्या क्या किया होगा आपके इन मासूम बच्चों ने। बोलिए, क्या ये अभी भी मासूम हैं? जवाब दीजिए। ये जो आप मेरे पीछे लड़कियों को देख रहे हैं, ये सब शिकार हैं आपके बच्चों के। अरे, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके बच्चे ऐसे हैं। इतना कहकर कमिश्नर शांत हो जाते हैं, पर उनकी आंखों की आग अभी भी बोल रही थी। कमिश्नर साहब अपनी बात समाप्त कर चुके थे और उनकी कही हर बात ने पार्टी हॉल में गहरे भयानक सन्नाटे की चादर बिछा दी थी। हर आंख अविश्वास, घृणा और सदमे से भरी थी, जो सीधे शान और उसके दोस्तों पर टिकी थी। राठौर परिवार इस भयावह सच्चाई से टूटकर सदमे में 2 कदम पीछे हट गया था। उन सबूतों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। गौतम, जो शोना के बिल्कुल पास खड़ा था, ने तुरंत उसे बचाने की मुद्रा में अपने पीछे कर लिया। हॉल में मौजूद कुछ लड़कियां डर के मारे अपने अपने माता पिता के हाथ कसकर पकड़ चुकी थीं। केसार और गौतम की आंखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत धधक रही थी, जिसकी ज्वाला में शान और उसके दोस्त झुलस रहे थे। दादा, दादी जी, दीपा जी, गीता, दीपिका और वीर की आंखों के सामने तो कुछ पल के लिए अंधेरा छा गया। मनीष भी स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा इतना बड़ा कामिना निकलेगा। उसे लग रहा था कि उसका बेटा मक्कारी और नीचता में उससे भी कई कदम आगे निकल चुका है। शान के दोस्तों के माता पिता, जिनमें से कुछ को अपने बच्चों के काले कारनामों का अंदाजा था, वे पहले से ही परेशान थे, लेकिन जिन्हें अपने बच्चों की असलियत पता नहीं थी, उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। वे सब गहरे सदमे में थे। दूसरी ओर शान और उसके दोस्त सबकी घृणा और गुस्से भरी नजरों को खुद पर महसूस करके डर से कांपने लगे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया, पीले पड़ गए। वे हड़बड़ाकर एक दूसरे पर दोष मलते हुए चिल्लाने लगे, हमने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए, हम मासूम हैं, हमें बचा लीजिए। लेकिन इससे पहले कि वे अपनी सफाई में और कोई झूठ बोल पाते, कमिश्नर के साथ आए लड़कियों में से एक तूफान की तरह शान के सामने आए और खींचकर उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह चीखते हुए बोली, छी, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम अब भी झूठ बोल रहे हो? कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी भी बहन है, माँ है, दादी है, फिर भी तुम अपनी बेशर्मी दिखा रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक चुल्लू भर पानी में डूब मरता। इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद करने के बाद भी तुम कह रहे हो कुछ नहीं किया। अब तो मान लो तुमने कितने गुनाह किए हैं। शान उस थप्पड़ और अपमान से बौखला उठा। जलते हुए गुस्से से उसने चिल्लाकर कहा, साली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं शान राठौर हूँ। तेरा क्या हाल करूँगा तू सोच भी नहीं सकती। तू है कौन? बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? मुझे पता है तू ये सब पैसे के लिए कर रही है। बता, किसने भेजा है तुझे? बोल, कौन है तू? शान की बात सुनकर उस लड़की ने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया और उसकी ओर देखते हुए बोली, देख, मैं कौन हूँ? पहचाना? मैं वही जिसकी बहन को तूने और तेरे दोस्तों ने मिलकर। इतना बोलते ही उसका गला रुंध जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। साथ आए लड़की ने उसे सहारा देती है। फिर खुद को संभालकर वह लड़की अपने आंसू पोंछती है और गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, जब तेरा और तेरे दोस्तों का मन मेरी बहन के साथ वो सब करके नहीं भरा, तो तुम सबने उसकी वीडियो बनाए और उसे ब्लैकमेल करने लगे। और आखिर में मेरी बेचारी मासूम बहन जब तुम्हारा टॉर्चर और नहीं सह पाई तो उसने अपनी नस काट ली। तुम सबकी वजह से मैंने अपनी बहन को खोया। पता है मेरी फैमिली कितना प्यार करती थी उससे।
जान थी वो हमारी, और तूने उसकी जिंदगी यही खत्म कर दी। इतना कहकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। शान के सारे दोस्त ये सुनकर डर के मारे कांप उठते, कुछ तो रोने लगते, पर शान, जो शायद सबसे ज्यादा घटिया और बेशर्म था, उस लड़की की बात सुनकर भी पुलिस वालों के हाथों से छूटते हुए बोला, ये लड़की बकवास कर रही है। दादी, ये सब झूठ है, मैं इसे जानता तक नहीं, ये सब बस पैसों के लिए कर रही है। छोटी माँ, आप तो मुझ पर यकीन है ना? भरोसा कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, ये लड़की झूठी है। जब शान की बात सुनकर भी किसी ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वह गुस्से में उस लड़की को गाली देते हुए चिल्लाया, बीच, तुझे कितना पैसा चाहिए? बोल, क्या कीमत है तेरी? एक बार मुझे छूटने दे, फिर देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। तुम सबने अच्छा नहीं किया मुझे फंसाकर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। वह बस इतना ही बोल पाता, क्योंकि केएसआर ने जब उसे हद पार करते देखा, उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर उसे खींचकर एक करारा तमाचा मारा। तमाचा इतना जोरदार था कि शान का पूरा शरीर हिल गया और वह पुलिस वालों के हाथों से छूटकर धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसके होंठों से खून रिसने लगा, लेकिन कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कमिश्नर के साथ आई सारी लड़कियां एक साथ शान और उसके दोस्तों पर बाघिन की तरह टूट पड़ी और उन्हें बुरी तरह पीटा। पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पाई। उनके माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़े, पर पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया। सारी लड़कियों ने मिलकर उन सब की हालत खराब कर दी। कुछ देर बाद लेडी कांस्टेबल ने जोर जबरदस्ती से लड़कियों को उनसे दूर किया। शान और उसके दोस्तों की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। सबसे ज्यादा शान के तो कपड़े फटे थे, सबके चेहरे पर कालिक पुती थी और उनमें से कोई खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें जैसे तैसे खड़ा किया। कमिश्नर ने सबको देखा और गंभीर, कठोर आवाज में कहा, मैं इन सब की गिरफ्तारी कर रहा हूँ, और अगर किसी को कोई समस्या है तो पुलिस स्टेशन आ जाना, और अगर आप सब में जरा भी शर्म बची है तो भूल जाना कि इनमें से कोई आपकी औलाद है। चलता हूँ, केएसआर राठौर। इतना कहकर कमिश्नर सीनियर केएसआर से विदा लेकर उन सबको घसीटते हुए वहां से चले जाते हैं। शान के दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों को इस हाल में गिरफ्तार होकर जाता देख उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश करते रहे। अरे छोड़ो मेरे बच्चों को, मेरी बेटी मासूम है, मेरा बेटा मासूम है। पर केएसआर के गार्ड्स ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वे सारे माता पिता रास्ते में ही रुक गए और फिर केएसआर के आगे खड़े होकर चिल्लाए, मी राठौर, आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हैं? रोकिए इन पुलिस वालों को, आपकी एक आवाज पर रुक जाएंगे, ये हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं। मी राठौर, कुछ कीजिए। केएसआर ने उन लोगों की बात अपनी ठंडी लेकिन गुस्से से भरी आवाज में काटी, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, और वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो सब क्रिमिनल्स हैं और उन सब की जगह जेल में है, इसलिए वो सब अपनी सही जगह जा रहे हैं, इसलिए चुपचाप जो हो रहा है होने दीजिए। वे माता पिता और गिड़गिड़ाए, मी राठौर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मी ओल्ड राठौर, आप तो समझाए, वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें जेल में कैसे जाने दें? अरे जवानी में गलती कर दी कुछ, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें जेल हो जाए। केएसआर की आवाज अब तलवार सी तीखी हो गई, वो कोई छोटे बच्चे नहीं, 24-24 साल के हैं, एडल्ट हैं, और उन्होंने जो किया है वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, उन्होंने क्राइम किया है। दे आर मर्डर्स, रेपिस्ट्स, इसलिए अगर आपको उनकी तरफदारी करनी है तो आप सब यहाँ से जा सकते हैं, निकलिए यहाँ से। एक व्यक्ति ने अपना अंतिम दांव चला, अरे आप ये क्या बोल रहे हैं मी राठौर, उसमें आपका भी बेटा है, अगर उसे जेल हुई तो आपका नाम खराब होगा, आप ये तो सोचिए कम से कम। केएसआर ने घृणा से कहा, मेरा कोई नाम खराब नहीं होगा, और मैं ऐसे घटिया लड़के का बाप तो कदापि नहीं हूँ। अगर मेरा बच्चा ऐसा करता तो मैं उसे अपने हाथों से मार देता। इतना कहकर केएसआर गुस्से में माही जी का हाथ पकड़कर जाने लगे, पर तभी एक आदमी पीछे से चीखा, आपके कहने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि वो आपका बेटा है या नहीं, और ये सब आपके बेटे की ही वजह से हो रहा, उसने ही हमारे बच्चों को इसमें फंसाया है। आज आपके पास पावर है तो उसका रौब दिखा रहे हो, देखना एक बार जब मेरे पास पावर आई तो क्या हाल करता हूँ आपके और आपके परिवार का। आपके बेटे की वजह से मेरे बेटे को जेल हुई, इसका बदला मैं आपकी बेटी से लूंगा। बहुत प्यार करते हैं ना उससे?
केएसआर ने उसकी बात सुनी और उनकी मुट्ठियां तन गईं। वह तेजी से लौटे और बिजली की रफ्तार से आकर उसकी गर्दन पकड़ ली। उनकी लाल खूनी आंखें उस आदमी को घूर रही थीं। उन्होंने दहाड़ कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में अपनी इस गंदी जुबान से बोलने की? हाउ डेयर यू! केएसआर की इतनी खतरनाक और भयावह आवाज सुनकर सब अपनी जगह पर कांपकर खड़े हो गए और थोड़ा पीछे हट गए। माही जी जल्दी से आकर केएसआर को पकड़ती हैं। केएसआर उस आदमी को धक्का देकर आग उगलते हुए बोले, समीर। समीर उनके पास आया। केएसआर ने उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखा और कठोरता से कहा, इनमें से कोई भी मुझे दोबारा बिजनेस फील्ड में नहीं दिखना चाहिए। बर्बाद कर दो इन सबको और सड़क पर लेके आओ इन्हें, तब इन्हें पता चलेगा कि गलती और गुनाह में फर्क क्या होता है। और ध्यान रखना, आज जो भी जेल गया है उनमें से कोई भी अपनी सजा पूरी करने से पहले छूट न पाए, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसे कड़ी कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। इतना बोलकर केएसआर वहां से क्रोध और नफरत से भरे कदमों के साथ निकल गए। मायरा अपने सामने लैपटॉप स्क्रीन पर यह सारा सीन होता हुआ देख रही थी। कैसे पुलिस आई, कैसे शान के काले चिट्ठे सबके सामने खुले, मनीष का अपमान से भरा हर भाव, गीता जी की टूटी हुई बातें, दीपा की असमर्थ दलीलें और शान का बौखलाहट, उनके हर एक्शन पर मायरा की नजरें टिकी थीं। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा, न राहत, न हैरानी, बस एक ठहरी हुई नज़र जिससे ये पता लगाना असंभव था कि उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वह इस सब से सेटिस्फाइड है या अभी भी शान के लिए और कठोर सजा की बाकी है? क्या ये प्रतिशोध की अंतिम सीमा थी? स्क्रीन पर आगे बढ़ते हुए मायरा देखती केएसआर के जाने के बाद राठौर परिवार भी अपनी बिखरी हुई हालत को संभालते हुए वहां से चला जाता है। उसके दादाजी, जिनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी, मायरा के बड़े पापा उन्हें सहारा देते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे ही सहाय परिवार भी खामोशी से वहां से चला जाता है और धीरे धीरे वह पार्टी वेन्यू, जो जन्मदिन के उल्लास के लिए इतना सजा धजा था, अब भयानक खालीपन में डूब जाता है। और इस तूफान में किसी का भी ध्यान सानिया और विक्रम की ओर नहीं गया था कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो चलिए, किसी का ध्यान वहां पर नहीं गया, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ वहां का मौसम कैसा है। तो चलिए झांकते हैं थोड़ा इनके निजी पलों में। होटल का सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक कमरा, जहां से अजीब अजीब और तेज आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें इतनी विचित्र थीं कि सुनने वाला 1 मिनट से ज्यादा सुन न पाए। कमरे के अंदर का हाल बिखरा हुआ था। सानिया और विक्रम के कपड़े अस्त व्यस्त पूरे कमरे में फैले पड़े थे और बिस्तर पर सानिया और विक्रम एक कंबल में लिपटे थे। सानिया विक्रम के नीचे लेटी थी और जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, पूरे बाल और मेकअप सब बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए थे। वह अपने हाथ विक्रम के कंधे पर रख उसकी त्वचा में अपने नाखून घुसाते हुए हाँफते हुए बोलती है, वी विक्रम, रुको थोड़ा प्लीज, धीमे धीमे। लेकिन विक्रम को तो किसी बात का होश ही नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह अपनी गति और बढ़ाता हुआ सानिया के होठों पर वाइल्डली से चूमते हुए बोलता है, मायरा, यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। आई लव यू मायरा। विक्रम के मुंह से मायरा सुनकर सानिया के चेहरे के भाव बिगड़ जाते हैं। नफरत उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वह गुस्से में विक्रम के बालों को जोर से पकड़ते हुए बोलती है, मैं मायरा नहीं, सानिया हूँ। सानिया, आंखें खोलो, देखो तुम किसके साथ हो। तुम सानिया के साथ हो। पर विक्रम तो बस अपने जुनून में था। वह अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है, जिससे सानिया की चीखें निकलकर उस कमरे की दीवारों से टकराती हैं। न्यूयॉर्क पार्टी हॉल खाली होने के बाद काशिश लैपटॉप पर चल रही वीडियो को रोक देती है और मायरा की तरफ देखती है, जो वीडियो रुकने के बाद भी टकटकी लगाकर वहीं देख रही थी। उसे ऐसे देख काशिश को कुछ समझ नहीं आता। अब ध्यान भी मायरा को घूरते हुए नोटिस करता है कि मायरा का ध्यान शायद कहीं और है। वो धीरे से उसके हाथ पर हाथ रख कोमल स्वर में बोलता है, हे जान, क्या तुम्हें, आर यू ऑलराइट, कहाँ खोई हो तुम? अब ध्यान की बात सुन मायरा अचानक अपने होश में आती है। वह एक गहरी सांस भरकर अपनी आंखें झपकाते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर वह काशिश को देखकर बोलती है, उन लड़कियों का और उन विक्टिम्स का क्या हुआ? कशिश ने मायरा की आंखों में उठते सवाल को समझ लिया था। वो धीमे स्वर में बोलने लगी,
जितने भी लड़के और लड़कियां जो इन दरिंदों के शिकार हुए हैं, उन सब की फैमिली और उनका सारा खर्चा आज से हमारी कंपनी उठा रही है। केएसआर ने उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दे दी है और आरडी पर मैंने उन सब के लिए बेस्ट साइकाइट्रिस्ट्स और डॉक्टरों की व्यवस्था करवा दी है, ताकि जो भी पीड़ित अभी तक इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाए हैं, वे उनकी मदद से जल्द उबर सकें। सारी वीडियो पूरी तरह डिलीट हो चुकी है और किसी भी विक्टिम या उनके परिवार का चेहरा अब सामने नहीं आएगा, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी बिना किसी डर के जी सके। मायरा, जिसका सिर अब तक थोड़ा झुका हुआ था, फोन को उंगलियों में घुमाते हुए ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, अच्छा काम किया। और उस शान और उसके दोस्तों का खास ख्याल रखना जेल में। मैं जल्दी ही उससे मिलने जाने वाली हूँ। थोड़ा रुककर मायरा आगे बोलती है, मेरा एक पार्सल आने वाला है कल, तो उसे तुम कलेक्ट कर लेना। और कल हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं। प्रोजेक्ट का जितना भी काम बचा हुआ है तुम मुझे मेल कर देना। काशिश उसकी बात सुन सिर हिलाया, ओक बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, शान का खास ख्याल रखा जाएगा। वहाँ सारे आदमी हमारे ही हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उसका वहाँ से बाहर आने का कोई चांस नहीं है। पर बॉस, प्रोजेक्ट का काम तो अभी बहुत बचा है, इतनी जल्दी इंडिया जाना, इतना बोल वह हिचकिचा जाती है। मायरा उसकी बात पर बिना किसी भाव के क्रूर आवाज में एक शैतानी चमक के साथ, हम अब इंडिया जाने का समय आ गया है और अब कुछ नए मेहमान हमसे मिलने आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए हमें वहाँ होना ज़रूरी है। और अब इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा भी हटाना है, तो बस तैयारी करो अगले धमाके की। जल्दी ही एक और अध्याय खत्म। इतना बोल मायरा भयानक तरीके से मुस्कुराने लगती है। काशिश और अभियान दोनों को ही मायरा की बात सुन कुछ समझ तो नहीं आता, पर वे दोनों ही इतना समझ जाते हैं कि आज जो हुआ, मायरा ने उससे भी बड़ा कुछ सोच रखा है। सारी बातें डिस्कस होने के बाद काशिश वहां से चली जाती है। काशिश के जाने के बाद मायरा अपना सिर सोफे से टिकाकर बैठ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसे ऐसा देख अभियान अपना लैपटॉप एक तरफ कर देता है। वह मायरा का सिर अपने कंधे पर रख लेता है और उसके सिर को हल्के हल्के सहलाने लगता है। वह समझ गया था कि मायरा शायद किसी बात से परेशान है या फिर अंदर से थक गई है। अभियान मायरा का सिर सहलाते हुए प्यार से पूछता है, क्या हुआ जान, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मायरा उसके कंधे में अपना सिर छुपाते हुए हल्की सी कहती है, नहीं, आई एम फाइन। अभियान जानता था मायरा नहीं बताएगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर वह ये भी जानता था कि मायरा किस विषय में सोच रही है, इसलिए वह मायरा को अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को चूमते हुए बोलता है, जान, तुमने उन लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर दिया है। तुमने उन्हें इंसाफ दिलाया है, उन्हें एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दी है। तुमने उन्हें जीने की वजह दी है जान, इसलिए अब ज्यादा इस बारे में मत सोचो। मायरा अभियान की बात सुन दबी हुई आवाज में बोलती है, मैं उस बारे में नहीं सोच रही हूँ। अभियान मुस्कुराता है, हाँ जानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से। तुम उन लड़कियों के बारे में ही सोच रही हो। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये बताओ तुमने क्या मंगवाया है और किस लिए। मायरा अपनी जगह से उठकर अभियान की गोद में बैठते हुए कहती है, एक तरह का पॉइजन जो किसी के शरीर में जाकर उसे दर्द देगा, पर मौत नहीं। इंसान उस दर्द से अपनी मौत मांगेगा, पर उसे वह मौत नहीं मिलेगी। फिर धीरे धीरे उसके शरीर के अंग खराब होने लगेंगे। इतना बोल मायरा रुकती है। वह अभियान की आंखों में अपनी हरी खतरनाक चमक से भरी हुई आंखों से देखकर बोलती है, फिर उसकी एक दिन मौत हो जाएगी, एक दर्दनाक भयानक मौत जो कोई नहीं चाहता है। और वो जहर शान के लिए मंगवाया है, क्योंकि उसने जो किया है उसके लिए जेल बहुत छोटी चीज है। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतना बोल मायरा चुप हो जाती है और बस अभियान को देखती रहती है। अभियान उसकी सारी बात सुन कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि शायद वह जानता था कि मायरा शान को ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगी। अभियान कुछ पल मायरा की आंखों में देखता है। मायरा की आंखें जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। वह आगे बढ़कर अपने होंठ मायरा के होंठों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है, एक सॉफ्ट किस जिसमें सिर्फ प्यार और परवाह थी। अभियान मायरा को अपनी गोद में उठाता है, सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। दोनों की किस अभी भी टूटी नहीं थी। कमरे में जाकर अभियान मायरा को बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आता है, लेकिन थोड़ा दूर रहकर उसे देखता है। मायरा तेज तेज सांसें ले रही थी और अपनी गहरी आंखों से अभियान को देख रही थी।
अभियान मायरा के माथे पर किस करता है और उसके साइड में लेट उसे अपने ऊपर ले लेता है और हल्के हल्के उसके सिर को सहलाने लगता है। मायरा उसके इस स्पर्श से हल्का सा मुस्कुरा देती है, उसके सीने में चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर लेती है और अभियान उसे सुकून में पाकर खुद भी सो जाता है। अगला दिन मुंबई, वह होटल जहां जहां कल रात शान की विनाशकारी पार्टी आयोजित की गई थी और जहां से कान फाड़ देने वाली अश्लील आवाजें आ रही थीं, तो हम सीधे उसी कमरे में आते हैं। कमरे के अंदर सफेद कंबल में लिपटे दो निढाल जिस्म सो रहे थे। दोनों के चेहरों पर अत्यधिक थकावट थी, जैसे उन्होंने रात भर न जाने कौन सा थका देने वाला काम किया हो। खैर, काम तो किया ही था, बस वो निजी काम था। सुबह के 10 बज चुके थे। खिड़की से सूर्य की क्रूर रोशनी कमरे में झांक रही थी, पर बिस्तर पर सो रहे सानिया और विक्रम को तो जैसे होश ही नहीं था। तभी उनकी नींद में खलल डालते हुए सानिया का फोन और विक्रम का फोन एक साथ बज उठता है। पहले तो दोनों में कोई हलचल नहीं होती, पर लगातार फोन की घंटी की वजह से विक्रम की नींद टूट जाती है। वह नींद में ही अपना हाथ इधर उधर फोन ढूंढने के लिए मारता है, पर उसका हाथ फोन पर नहीं बल्कि सानिया के नेकेड बॉडी पर चला जाता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह क्या है, पर फोन की रिंगटोन दोबारा बजती है, जिससे भयंकर खींचकर आखिर में विक्रम अपनी आंखें खोलता है। उसका सिर असहनीय दर्द से फटा जा रहा था। एक जबरदस्त पीड़ा उसे अपने सिर में महसूस हुई, जिसकी वजह से वह अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था। जैसे तैसे विक्रम थोड़ा सा उठकर बैठा। वह बिस्तर के पास पड़े फोन को उठाकर कान पर लगा लेता है और अपनी भारी खराब आवाज में बोलता है, हेलो। सामने से विक्रम की आवाज सुन चुप्पी छा जाती है और फिर बिना कुछ बोले कॉल कट जाती है। फोन कॉल कटा देख वह उसे अपने कान से हटाकर अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, ये क्या था? इतनी देर से फोन बजे जा रहा है और जब मैंने उठाया तो कॉल ही काट दी। लेकिन अचानक उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़े फोन पर पड़ती है और वह कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, पर ये किसका फोन है? ये मेरा फोन तो नहीं है। इतना बोल वह फोन छोड़ अपना हाथ अपने सिर पर रख लेता है और अपनी आंखें बंद करते हुए कराहता है, आह, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? आह। विक्रम की नज़र अभी तक सानिया या खुद पर नहीं गई थी, क्योंकि सानिया बिस्तर के बिल्कुल दूसरे कोने में बेजान सी लेटी थी, उसकी पूरी बॉडी पर कंबल था। विक्रम अपना सिर दोनों हाथों से पकड़कर कमरे को देखता है, जिससे उसकी भान सिकुड़ जाती है। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। मैं कहाँ हूँ और ये किसका कमरा है? लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वह झटके से खुद को देखता है और बिना कपड़ों के देखकर विक्रम की आंखें खतरनाक हो जाती हैं। उसके जबड़े कसकर भिंच जाते हैं। वह गुस्से में बोलता है, इसका मतलब कल रात जो कुछ भी मैंने मायरा के साथ किया, वो सिर्फ सपना नहीं था, सच। मैंने किसी के साथ सेक्स किया। पर ये सब कैसे? और मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं है? कल मैंने एक ड्रिंक पी, उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक लड़की थी जो मेरे करीब आ रही थी, और आई थिंक उस ड्रिंक में ड्रग था जिससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। आह। कल के बारे में सोच विक्रम की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। वह अपना हाथ जोर से बिस्तर पर मारकर कहता है, शिट शिट शिट, हाउ कुड आई डू दैट? मैं विक्रम सहाय कैसे किसी के जाल में फंस सकता हूँ? आह, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जिसने भी कल रात मेरे साथ ही सब किया। आई विल किल हिम। विक्रम की चीखें कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। वहीं बिस्तर के दूसरे कोने में बेहोशी की हालत में लेटी सानिया विक्रम का चिल्लाना सुन करवट लेती है, जिससे उसकी शरीर से कंबल सरक जाता है और उसकी खुली पीठ विक्रम के सामने दिखाई देने लगती है। विक्रम, जिसका ध्यान अब जाकर सानिया के ऊपर गया, उसे अभी भी नहीं पता था कि कल रात उसके साथ सोने वाली लड़की कौन थी। सानिया की खुली पीठ ही बस विक्रम के सामने दिख रही थी, जिसे देख विक्रम गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। उसकी आंखें आग उगल रही थीं, जैसे वह अपनी आंखों से सानिया को मार देना चाहता हो। विक्रम अपनी जगह से उठकर अपने कपड़े पहनता है और क्रोध में बिस्तर के पास रखा पानी से भरा जग उठाता है और उसे सीधे सानिया के ऊपर मारता है। अपने ऊपर ठंडा पानी पड़ने से गहरी नींद में सोई सानिया हड़बड़ा जाती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है, जिससे उसका चेहरा विक्रम के सामने आ जाता है। विक्रम, जिसने नहीं सोचा था कि वह सानिया होगी, वह थोड़ा सन रह जाता है, पर जल्दी ही वह शौक एक दैवीय क्रोध में बदल जाता है। वह एक जोरदार थप्पड़ सानिया के गाल पर मारता है। सानिया, जो अभी तक पानी के वार से अपना होश नहीं संभाल पाई थी,
थप्पड़ पड़ने से बिस्तर से नीचे गिर जाती है और एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। विक्रम अपने घुटनों पर बैठ अपनी गुस्से और नफरत में लाल आंखों से सानिया को देख उसके बालों को पीछे से मुट्ठी में भरकर क्रोध से कहता है, हाउ डेयर यू डू दिस टू मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, मुझे जाल में फंसाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो। विक्रम चीखता है, उसकी आवाज होटल की दीवारों में गूंज जाती है। सानिया, जो अब भी अपनी हालत को संभालने की कोशिश कर रही थी, विक्रम की गुस्से से कांपती आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। वो जानती थी अब उसे कुछ कहना होगा। ये सानिया थी और उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। मासूमियत का ढोंग। वो दर्द में कराहते हुए विक्रम के हाथों से अपने बालों को छुड़ाकर सिसकते हुए बोलती है, विक्रम जी, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। विक्रम, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। पर विक्रम पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो उसके बालों को और जोर से अपनी मुट्ठी में भींचते हुए उसके चेहरे को अपने पास करके लोहे सी सख्त आवाज में कहता है, इस मासूम शक्ल से तुम अपनी फैमिली को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। समझी? मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता। बस ये ड्रामा बंद करो और बताओ तुमने मुझे कल ड्रग क्यों दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? बोलो। सानिया अब सिसकियों में टूट रही थी, अपने शरीर को अपने हाथों से छिपाते हुए। विक्रम, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। विक्रम, मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्यों आपको ड्रग दूंगी? मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज विक्रम जी, मेरा भरोसा कीजिए। मैंने आपको कोई ड्रग नहीं दिया। मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि जो किया आपने किया मेरे साथ। हालत देखिए मेरी। क्या आपको लगता है मैं जानबूझकर ड्रग दूंगी इसलिए कि आप मेरी ऐसी हालत कर दें? मैंने कुछ नहीं किया है, सच में। इतना बोल सानिया फूट फूट कर रोने लगती है। सानिया की बात सुन विक्रम की नज़र अचानक सानिया पर जाती है। उसका पूरा शरीर विक्रम के सामने एक्सपोज्ड थी, जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी शरीर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। पूरे शरीर पर नोचने और काटने के गहरे निशान थे, जैसे किसी भूखे जानवर ने उसे नोचा हो। किसी निशान से खून भी जमा था। विक्रम सानिया को ऊपर से नीचे तक देखता है। एक पल के लिए उसके जबड़े ढीले पड़ते हैं और वह सदमे में बालों को छोड़ 2 कदम पीछे हट जाता है और सानिया को घूरकर देखने लगता है। सानिया विक्रम के छोड़ते ही बिस्तर पर पड़ी चादर को अपने ऊपर कसकर खींच लेती है और दुबककर कोने में बैठी रहती है और फूट फूट कर रोने लगती है। विक्रम की आंखों का क्रोध अभी भी कम नहीं हुआ था, पर उसमें अब संदेह का एक बीज पड़ गया था। वह सानिया को देखकर गुस्से में कहता है, कल रात क्या हुआ था और तुम यहाँ कैसे आई? वही सानिया के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। ये विक्टिम का भाव था। विक्रम की बात सुन उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ जाती है और वह अपना सिर झुकाए हुए ही रोकर कहती है, वो आप अचानक पार्टी से गायब हो गए थे तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैं आपको देखने यहाँ आई थी, पर जब मैं आई तो आप अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने आपसे कहा कि हम हॉस्पिटल चलते हैं या मैं किसी की मदद ले आती हूँ, पर आपने फिर मुझे गले लगा लिया और कहा कि आपको मेरी ज़रूरत है, आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं, मैं अपने आप आपको सौंप दूँ। सानिया ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा दयनीय बना दिया। आपकी बात सुन मैं आपको मना नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरा सब कुछ तो आपका ही है, इसलिए मैंने खुद को आपको सौंप दिया और आपने फिर। इतना बोल सानिया चुप हो जाती है और जोर जोर से सिसकने लगती है। उसका अभिनय इतना उत्कृष्ट था कि कोई भी भरोसा कर लेता कि वह वास्तव में एक मासूम शिकार है। वहीं उसकी बात सुन विक्रम गहराई से उसे घूर रहा था, पर अचानक वह भयानक तरीके से हंसने लगता है, एक उन्मादी विनाशकारी हंसी। वह हंसते हंसते बिस्तर पर बैठ जाता है। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि सानिया के पूरे शरीर में एक एक सिहरन दौड़ जाती है। सानिया अपनी नजरें उठाकर विक्रम को देखती है। विक्रम हंसते हुए सानिया के करीब आता है, उसके दोनों गालों को अपनी मुट्ठी में जोर से दबोच लेता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और उसकी आंखें अत्यंत क्रूर हो गई थीं। वह सानिया की आंखों में घूरकर कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो तुमने मुझे खुद को सौंप दिया।
फिर हंसते हुए, वाह क्या अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, सानिया। सानिया उसे परेशानी और सवाल भरी आंखों से देखती है। उसकी आंखों में सवाल देखकर विक्रम उसकी गालों पर अपनी पकड़ और कसते हुए जहर उगलती आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ? मुझे अच्छे से पता है आज तक तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं। तो ये तो बोलो ही मत कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसने तुम्हें छुआ है। तुम्हारी ये मासूमियत, ये सिर्फ एक नकाब है। काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। मैंने खुद को आपको सौंप दिया। हाँ हाँ हाँ, इतना बोल विक्रम फिर से हंसने लगता है। क्या विक्रम जानता है सानिया का असली चेहरा? कैसे फंसाएगी सानिया विक्रम को अपने जाल में? क्या सानिया का सच जान जाएगा विक्रम? क्या होगा जब सानिया निकलेगी इस होटल रूम से बाहर? टू बी कंटिन्यूड।